webinar for you all, and we are starting this webinar. Welcome back. And we are here to solve all the queries that everybody were having right now for the MPPSC discussion and all. Lots of queries we have. So here your host and host, Dr. Mohit, is here, and we have our guest faculty for expert that has got no words to again introduce her, Dr. Neha Gupta, ma'am. Everybody knows her. So I would like to just give a little bit introduction about Dr. Neha, ma'am. She has done her BDS from one of the topmost institute, Manipal, and then she has done her JRship also in BMMC, one of the renowned institute for dental JRship. And then most of all, she has passed all the prestigious examination that you all have been waiting for like MPPSC. She has been selected in 2017 19, and she has been selected in UPPSC 2023-24 as 17th rank, which is the most prestigious rank that anybody can get it. So we didn't find any better person to guide you all for this journey and to solve all your queries regarding MPPSC. So here we are just giving the mic to Dr. Neha, ma'am, to introduce her a bit. And hello, Dr. Neha, ma'am. Just people want to know like what kind of a bit of introduction, please, ma'am, before we start this. थैंक यू डॉक्टर मोहित, आपने इतना इलेबोरेट और अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है. आई हैव नो वर्ड्स, है ना. और मैं चाहूंगी कि हम आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करें, है ना. आपने खुद मेरा डिस्क्रिप्शन इतना दे दिया है कि मैं और कुछ आगे नहीं कहना चाहूंगी, इसलिए हमें आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाहिए. Thank you so much for being the part of this absolutely very important webinar and giving your fantabulous time with us. And so we start this groundbreaking webinar with us. So I'm just transferring the mic to our Dr. Ankit, host, who will take over now the MCQs of the startings, and we'll start this discussion. Thank you so much. Good afternoon, ma'am. मैम मेरे कुछ डाउट हैं जो बच्चों ने बहुत पूछे हैं. तो उनमें से एक डाउट ये है कि पीएससी एग्जाम क्या है, मतलब आर दे डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर एग्जाम जो हम लोग नीट आईएनएसएट देते हैं, और इसकी ड्यूटीज और सैलरीज क्या होंगी? पीएससी एग्जाम बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, और हम जब ये एग्जाम पास करते हैं तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, है ना. जो हम बेसिकली गवर्नमेंट जॉब की पीएससी एग्जाम दे रहे हैं. और हमारी जो पोस्टिंग होती है वो सीएचसीज में होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होती है. इसकी सैलरी नियरली 85K के आसपास बनती है. मैम जैसे सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, ये मोस्टली एमपीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से आपने 2 बार निकाला हुआ है. तो मैम ये पूछना था कि एमपीपीएससी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, क्या मतलब उसमें डोमिसाइल और ये सब जरूरी है? डोमिसाइल की नीड नहीं है, है ना. लेकिन एग्जाम के पहले रजिस्ट्रेशन आपका एमपी में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम लिख सकते हैं. अच्छा मैम, आप कहना चाह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन पहले कराइए, उसके बाद ही फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म नहीं भर सकते? हाँ, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपको रजिस्टर्ड होना है एमपी में फॉर्म फिल करने के पहले, तो हमें रजिस्ट्रेशन पहले कराना है. मैम कुछ थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि मतलब क्या क्या अड़चने आएंगी अगर हम लोग मान लो जैसे मैं यूपी का हूँ और मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ कि मुझे एमपी का एग्जाम देने मिले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इन डेंटिस्ट्री इज लाइक ओएसिस. तो एक मतलब हर बच्चा चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. तो अगर एमपी रजिस्ट्रेशन कराना है मुझे यूपी से, तो एक बेसिक गाइडलाइन क्या होगी मैम? आपको अपने स्टेट से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर डीसीआई से एनओसी लेना पड़ेगा, और फिर एमपी में रजिस्टर कराना पड़ेगा. पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर लास्ट में आपको एक बार फिजिकली वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. तो मैम क्या मुझे अपने आधार कार्ड में कोई रेंट एग्रीमेंट जोड़ना पड़ेगा या एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर है क्या? जहां तक मुझे जानकारी है अभी नहीं है. अच्छा मैम, मान लीजिए मैंने एमपी पे कन्वर्ट करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, मेरा एग्जाम हो गया और बाय चांस मेरा नहीं हुआ और फिर मैं वापस अपने स्टेट में आना चाहता हूँ, तो क्या मैम इमीडिएटली वो रिवर्ट हो जाएगा क्या, या मुझे कुछ वेटिंग पीरियड होगा? नहीं, वो इमीडिएटली रिवर्ट हो सकता है, कोई वेटिंग पीरियड की नीड नहीं होती है. ओके मैम. मैम जैसे कि 385 सीट्स हैं, काफी सीट्स हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन इसमें एक कैच बहुत बड़ा है, और वो कैच ये था कि 50% जो सीट्स हैं 193 जो कि बची, वो सीट्स आर रिजर्व फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट. तो क्या मैम हमारे पास सीट्स कमी बची हैं या सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे चली गई? नहीं, एज पर द अनऑफिशियल डेटा जो हमारे पास है उस हिसाब से 193 डेंटल सर्जन जो 5 साल वर्क कर रहे हैं, ऐसे मिलना कम ही होगा. और फिर जब ये सीट्स बच जाती हैं तो ये ट्रांसफर हो जाएंगी. मैम मतलब हम जनरल्स के लिए कितनी सीट होंगी ऑन एन एवरेज? 50 सीट, 50 to 55 सीट्स. मतलब बाहर के स्टूडेंट को 50 से 60 सीट मिल सकती है, विच इज अ गुड नंबर. जी मैम, एमपीपीएससी का सिलेबस क्या है, क्योंकि हर पीएससी का थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट होता है, तो मैंने सुना है कि इसमें एक जीके का पोर्शन भी आता है, लाइक 100 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चन. हाँ, एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस वेबसाइट पे एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया है. 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए जो कि एमपी जीके होता है, और पार्ट बी जो कि हमारे डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो मैम जीके के लिए क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से, क्योंकि हर बच्चा यही सोचता है कि जीके तो हमने कभी पढ़ी नहीं, हम तो डेंटल के हैं, डेंटल का हर कोई जानता है कि पल्स करनी है, लेकिन जीके का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो जीके के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी मैम?
जीके के लिए आप पहला तो एक कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, है ना? या तो परीक्षा धाम रेफर कर सकते हैं या अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो स्नेल त्रिपाठी मैम की बुक आती है। इसके अलावा पुनेकर की हिंदी की भी बुक आती है। इसके साथ-साथ अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप यूट्यूब पे कोई किसी भी एक यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, कोई भी एक प्लेलिस्ट उठाकर देख सकते हैं। बट आप बुक को कई बार जब पढ़ेंगे, है ना? तो वो बुक में ऐसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट थ्योरी, है ना? और आप एमपी जीके को एमपी के मैप के साथ हमेशा पढ़ें, है ना? तो आपको बहुत आसान होगा उसको उसका रिटेंशन और उसको समझना। तो आप जभी भी एमपी जीके पढ़ें तो मैप के साथ पढ़ें। तो मतलब मैम आप कहना चाहते हैं कि पहले जियोग्राफी पढ़ लेनी चाहिए हिस्ट्री से पहले एमपी की? हाँ, बिल्कुल, अगर आपको किसी जगह की ज्योग्राफी पता है कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से एरिया में क्या है ना? तो फिर आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ का हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। आप पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। हमें पहले कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है। जैसे मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हूँ, तो उत्तर प्रदेश इंडिया में कहाँ है ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना? तो इसलिए ज्योग्राफी से स्टार्ट करने में हमेशा ईज़ी होता है। अच्छा मैम एक चीज और, जैसे पेपर 150 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चंस है, तो अगर देखा हुँ, जाए हुँ। तो हर एग्जाम का मतलब लाइक 60% अगर आप कर दो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, इंटरव्यू के लिए आ हाँ, जाता है कॉल। तो मैम बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ डेंटल ही अच्छी तरह से पढ़ के चले जाऊं या जीके बिल्कुल ना पढूं तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो नोटिफ़िकेशन आई है उसमें क्लियरली लिखा है कि पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे जो कि एमपीजी के आईसीटी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर का है और पार्ट बी है वो 100 क्वेश्चन डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट के हैं। इन दोनों पार्ट में आपको क्वालीफाई करना होगा। पार्ट ए अगर आप पार्ट ए में क्वालीफाई करते हैं और बी में नहीं करते तब भी आप डिस्क्वालीफाई हैं और अगर आप डेंटल में अगर क्वालीफाई करते हैं और जीके में क्वालीफाई नहीं करते तब भी आप डिस्क्वालीफाई हैं होंगे। जी मैं अब माइक नितिन जी को पास करना चाहूंगा। नितिन जी को तो सब जानते ही हैं। नितिन सर आप प्लीज कंटिन्यू करिए। नमस्कार मैम। नमस्ते नितिन जी। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लाइक इसका मैम मुझे आपसे ये जानना होगा कि इसका जीके को क्या अलग से क्वालीफाई करना ज़रूरी होता है या फिर इसका क्यूमुलेटिव स्कोर से ही होगा सिलेक्शन आगे का इंटरव्यू के लिए? ये हमारे एडवर्टाइजमेंट में साफ-साफ मेंशन है कि आपको दोनों पार्ट को अलग-अलग क्वालीफाई करना होगा। आप किसी भी एक पार्ट में अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों पार्ट को क्वालीफाई करना है इंडिविजुअल। ओके मैम, तो इस लिहाज से तो जीके आपको पढ़नी ही होगी जब भी आप इंटरव्यू में जा बिल्कुल, पाएँगे। ओके, बिल्कुल। तो मैं एक बात डॉक्टर अंकित सर से पूछना चाहूँगा, जीके के लिए हमारे पास आप टेस्ट सीरीज़ जो चला रहे हैं, उसको क्या चीज़ आप दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या सारे बिल्कुल नोट्स सर। अवेलेबल होंगे क्या? जैसे कि यूनिट बिल्कुल सर, वाइज़? बिल्कुल कंप्लीट नोट्स हैं और हम लोगों ने एक बहुत अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर पाएँ जीके के। तो दे आर सफिशिएंट। बाकी मैम का मेंटरिंग रहेगा ही, हम लोग भी टोटली गाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अंकित सर, आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। हाँ, जैसे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि पीएससी एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम डेंटल सर्जन के अलावा कंडक्ट करवाता है, तो वहाँ भी वो जीके पूछता है। तो क्या आपने अपनी टेस्ट सीरीज़ में उन क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो अदर एमपीपीएससी जो जीके के क्वेश्चन पूछता है? करेंगे क्या आप मतलब? देखिए ऐसे एमपी करें जो के अंदर बहुत सारे पेपर्स होते हैं। हाँ, जैसे हाँ, वही, वही। असिस्टेंट इंजीनियर के होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं एमपी के अंदर जिनके लिए हाँ, पेपर्स, तो उनके सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और वो इसलिए क्योंकि वही रिपीट करते हैं ये लोग। आपको ओके, हम ओके, लास्ट के 23 और 24 में जो पेपर्स हुए हैं वो भी प्रोवाइड करा देंगे। उस एग्जैक्टली सेम आप देखना पैटर्न, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। सेम ओके, टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा होता है। ओके, इट मीन्स तो आप क्योंकि बिल्कुल उन चिंता मत करिए। अच्छा, नहीं सही बात है क्योंकि हर एक बच्चे को अलग-अलग पेपर से जीके का निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, कंपाइलेशन है पूरी। थैंक यू, बस मेरा यही एक डाउट डॉक्टर था। नितिन जी, आपका जो थोड़ा प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, बट हमारी टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर की है। आप इसके लिए परेशान ना हो, जी, ठीक है? जी, जी। तो डॉक्टर अंकित जो है हमारे जीके के ही एक्सपर्ट हैं जी, और जी, जी। हमने उनको पार्ट इसीलिए बनाया है, उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है जो जीके के बारे में इतने अच्छे से बता सके और इसमें बिल्कुल, बता बिल्कुल। सके। और बिल्कुल, उन्होंने ही हमें बताया है कि एमपी का जीके एमपी पे ज़्यादा फोकस रहे, क्योंकि देखिए जीके तो एक ऐसा समुंदर है कि आप जहाँ कूदे लगाएँगे वहाँ आपको ज्ञान का कमी भंडार लगेगा। तो ज्ञान वही अच्छा है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक कराए। तो ये अंकित जी के वर्ड्स थे, जी, जब मैंने मेरा उनसे खुद का यही मानना है कि प्रिपरेशन टारगेटेड होनी चाहिए क्योंकि आपको ज्ञान लेने का टाइम बहुत मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा। लेकिन अभी सिलेक्शन ले लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ, मोहित सर बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। Doctor, both the doctors are pillars of dental experts, Dr. Ankit and Dr. Nityam, are well-known figures and everybody know. So your host and host, Dr. Mohit is back. I think few new students have joined, and please, people are waiting for the question answer session also. Guys, just within few minutes, we'll be opening our question answer round. So you can, at that time, you can ask to Dr. Neha ma'am. So few more questions are left from my side. I thought like I should also ask some questions to Dr. Neha ma'am because many students have asked a lot of queries. Ma'am, I just want to know, like, there is a two subjects when you deal in dental and medical. So people ask in a PSC exams that dental and medical, how to like go forward with these two subjects, like how much weight is the dental carry, how much weight is the medical carry, should we give more time to the medical or should we give to more time to dentist? आप कुछ एक रोशनी डालना चाहेंगे इस पे? हाँ, बिल्कुल।
मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है उसको ध्यान से देखें। वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है ना। जो एडवर्टाइजमेंट है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चूंकि ये पीएससी का पैटर्न है और हम पुराने पेपरों से ये डेटा निकालते हैं कि पीएससी हर हर वो जो 10 सेक्शन है उनसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो 100 क्वेश्चन आते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएंगे, 10 प्लस माइनस 3 4, है ना। तो आप अगर देखें तो मेडिकल का सारा पोर्शन सिर्फ एक सेक्शन में कवर होता है जो कि फर्स्ट सेक्शन है। बाकी 9 सेक्शन जो उसमें मेंशन है वो सारे डेंटल के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप जो मैंने कहा उससे आप ये वो कर सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो मेडिकल के क्वेश्चन है वो हार्डली 10 से 15 के बीच में आएंगे। और 22 और 19 का अगर आप पेपर देखते हैं तो 12-13 क्वेश्चन के आसपास मेडिकल के आए हैं, है ना। तो उतना सारा पढ़ के अगर आप सिर्फ 10-12 क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, है ना, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। जरूर तैयार करें लेकिन पहले डेंटल के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि डेंटल से ही 80-85 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप उसमें से 60-65 क्वेश्चन सही कर लेते हैं विथ नेगेटिव्स, है ना, तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन मेडिकल का ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेडिकल भी पढ़ना है लेकिन उसका वो सेलेक्टिव मोड में पढ़ें और डेंटल के सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ें। अच्छा मैम, बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैम डेंटल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को अगर आप शाउट आउट देना चाहें या फिर आप बताना चाहें कि ये वाले सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या फिर उनको वो कैसे मैनेज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन को वो कैसे मैनेज करें और रिवाइज कैसे करें किसी भी चीज को, क्योंकि मुझे लगता है मैम जैसे मेरी जो जर्नी रही है, मेरी और नित्यम की, लाइक वी हैव बीन फ्रॉम एएमयू एंड बीएचयू, तो हम जब एग्जाम देते थे, हम जब पढ़ते थे तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते थे कि हम कैसे उस चीज को रिवाइज कर सके। तो मैम आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताओगे कि रिवीजन वो कैसे करें, क्योंकि मैम इतना बड़ा सिलेबस याद रखना तो बहुत मुश्किल है। और आपने जैसे बोला कि आप अपने टाइम में लाइक 5-6 बार रिवाइज करते थे, आप ये भी बता दो आप अपने टाइम में मैम कितनी बार आपने एक थरो रिवीजन किया था, क्योंकि मैम एक गाइडर से बड़ा तो कुछ होता नहीं है जो रोशनी डाल सके, जिन्होंने पहले एग्जाम्स निकाले हैं इतने इंपॉर्टेंट। तो प्लीज मैम आप इस पे थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालना चाहो तो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छा फील करेंगे। श्योर, तो मैम एक बार। हाँ बिल्कुल। जो आपने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें देखिए ओरल पैथोलॉजी जो ओरल मेडिसिन के साथ इंक्लूडेड है ना, और ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है ना। मतलब इससे एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आएंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओरल पैथोलॉजी ओरल मेडिसिन हो गया। उसके बाद ओरल सर्जरी, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोस्थो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि डेंटल सब्जेक्ट्स में आप अभी जब तक डेट्स नहीं आती हैं तब तक उसमें सिलेक्शन मोड में ना जाएं कि हमें ये पढ़ना चाहिए ये छोड़ना चाहिए। डेंटल के सब्जेक्ट को थरोली डेंटल पल्स से पढ़ें। और रिवीजन, जैसा कि डॉक्टर मोहित आपने कहा कि मैम आपने कितनी बार रिवाइज किया था, तो मैंने अपने सिलेबस को 5 बार एटलीस्ट रिवाइज किया है, वो डेट्स के साथ लिख करके। मेरा एक प्लान होता था, मैं उसमें लिखती थी कि मैंने किसी चैप्टर को कितनी बार रिवाइज किया है, तो एटलीस्ट 4-5 टाइम्स मैंने मतलब हर चैप्टर को रिवाइज किया है। तो मेरा जो रिवीजन का टेक्निक होता था वो ये होता था कि जो मैं आज पढ़ती थी वो कल जरूर रिवाइज करती थी। उसके जब तक मैं रिवाइज नहीं करती थी तब तक मैं आगे का पढ़ती नहीं थी, क्योंकि अगर हम पीछे का भूलते जाएं, है ना, और आगे बढ़ते जाएं तो फिर अल्टीमेटली हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फिर मैं उसको 7th डे, है ना, 14th डे और 21st डे ऐसे करके मतलब ऐसे रिवाइज करती थी, है ना। और जो आपने पूछा कि रिवीजन कैसे करें, है ना, तो आपके दिन में जितने भी घंटे हैं आप उनको 3 पार्ट में डिवाइड करें। 3 पार्ट में, एक पार्ट में आप एमपीजी के स्पेसिफिकली फोकस करें क्योंकि उसमें आपको क्वालिफाई करना है, उसमें आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि आप डेंटल के सब्जेक्ट में जो नया हर दिन पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें। और तीसरा पार्ट है जिसमें आपको पुरानी जो चीजें आप पढ़ते जा रहे हैं उसको उनका रिवीजन करें। तो दिन को हर दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करें। मैम एक बहुत मैम इससे लाजवाब आंसर मुझे लगता है कि कोई भी दे नहीं पाएगा, और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपने इस चीज को बयां किया है और सबको बताया है। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लाइक बहुत बच्चे पूछते हैं, क्योंकि देखिए मैम जो ये एमपीपीएससी है कई तरह के लोग दे रहे हैं। लाइक कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर दे रहे हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के वर्क भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं क्लिनिक्स में जॉब कर रहे हैं वो अपना क्लिनिक्स भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कई सालों से अभी तक पढ़े भी नहीं है और वापस से अब इस बड़े सीटों को देख के वो पढ़ना चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है, कुछ फ्रेशर्स हैं मैम जो अभी जस्ट बीडीएस पास आउट किए हैं, वो नीट एमडीएस का भी, अब आप देखो नीट एमडीएस का एग्जाम की डेट भी थोड़ी अब चेंज होगी, तो वो उन दोनों को कैसे मैनेज करें। तो मैम एक लॉट है काफी डिफरेंट कैटेगरीज का, तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें कि इन बच्चों को कैसे वो चीजों को हैंडल करना चाहिए, कि क्या वो अपनी क्लिनिक छोड़ दे या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है वो छोड़ दे, तो वो कितने आवर्स पढ़े, क्योंकि देखिए मैम सबकी एक मजबूरी होती है, वो अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकते। तो क्या आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई भी इस चीज को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कई सारे रूपों में ये एग्जाम दिया है और कई सारे स्ट्रगल में ये एग्जाम दिया है। तो मैम थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें प्लीज मैम। जैसे आपने कहा कि हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट किया है ना। फिर एग्जाम का नोटिफिकेशन 2022 में आया, तो आप समझ लो कितना गैप था। बीच में एक बार 2019 में मैंने एग्जाम दिया था, बट उसके बाद भी आप सोचो कि 3-4 साल का गैप था। जब मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन करी तो मेरी एक छोटी बच्ची थी, एक रनिंग क्लिनिक था, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर जस्ट है एग्जाम निकालने का तो आप कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है ना। ये तो एकदम फैक्ट है। बस ये है कि अपने टाइम को मैनेज करें, है ना, जितना भी टाइम आपको मिले, है ना, जो भी फ्री टाइम मिले, एटलीस्ट 4-5 आवर की स्टडी तो करनी ही चाहिए, है ना। 5-6 आवर्स आप कैसे भी मैनेज करें और अपनी स्टडी को बहुत प्लान करके पढ़ें। और बाकी हम अपने टेस्ट सीरीज में जो आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं उसमें वैसे ही आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक मेंटरशिप मेरी पूरे जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं हो जाता और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ बने रहूंगी। आपके छोटे से छोटे डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगी।
मैम इतना कहना कई बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत अच्छी बात है। मैम मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर खोले। तो मैं अपने बच्चों और जो भी यहाँ पे विजिटर्स आए हैं और जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा और इंतजार करें, हम क्वेश्चन आंसर आउट जल्दी से शुरू करेंगे एक कॉमन क्वेश्चन खत्म करने के बाद, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। मैम कुछ ऐसी चीजें बताएं कि जैसे अब डेंटल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे आपने जीके के लिए बुक्स बोल दी, तो कुछ स्पेसिफिक डेंटल बुक्स भी रेफर करें बच्चे? डेंटल सब्जेक्ट्स के लिए तो बस एक ही बुक है, वो है डेंटल पल्स, है ना। तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, ना क्लासेस की जरूरत है, ना नोट्स की जरूरत है। आप सिर्फ डेंटल पल्स को पढ़े, है ना। आप पुराने पेपर को देखें, है ना, और खुद एनालाइज करें। आप देखिए जो नीट एमडीएस का एग्जाम होता है और जो पीएससी का एग्जाम होता है, उसमें डिफरेंस होता है। जो नीट एमडीएस का एग्जाम होता है वो ज्यादा कंसेप्चुअल होता है ना, ज्यादा क्लिनिकल होता है। बट जो पीएससी के एग्जाम है वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे पल्स के एक्सप्लेनेशन से पल्स के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एकदम वन लाइनर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। इट जस्ट आपका रिविजन कम होता है, इसलिए आप वो एग्जाम में कर नहीं पाते। जब 2022 में एग्जाम हुआ था, उसका पेपर आप आज उठाएंगे तो आपको लगेगा ये पेपर तो बहुत इजी था। बट आप देखिए 193 सीट्स आई थी और उसमें 600 बच्चों को सिलेक्ट होना था। लेकिन आप देखेंगे तो 600 बच्चे भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। आई गेस 300 ऐसे कुछ बच्चे सेलेक्ट हो पाए थे, है ना। तो मतलब 200 कुछ था शायद, मुझे वो डेटा भी क्लिक नहीं कर रहा। बट मतलब वो 3 टाइम बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो इसलिए डेंटल के लिए आप, क्योंकि डेंटल बहुत वास्ट है, इस समय आप इधर उधर भटकेंगे तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, है ना। डेंटल पल्स को पढ़ें अच्छे से, है ना, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दो और क्वेश्चन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद से हम क्वेश्चन आर राउंड खोलेंगे। मैम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पुराने पीएससी के पेपर्स जो हैं वो जो हम अपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं सारे, अच्छा डॉक्टर अंकित, हमने सारे टेस्ट सीरीज के पेपर्स हमने अपने अपने टेस्ट सीरीज में दिए हैं ना, सारे बच्चों के लिए हम खोल रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल ठीक है मैम, हम सारे अपने जो ये टेस्ट सीरीज है उसमें सारे के सारे पुराने पीएससी पेपर्स हम खोल रहे हैं, एमपीपीएससी। तो मैम आपको क्या लगता है ये बच्चों को कितना हेल्प करेगा, कुछ रिपीट होते हैं कि नहीं? और रीसेंट नीट एमडीएस के 2001 से 2024 के भी हम पेपर दे रहे हैं, तो ये कितना मैम लोगों को हेल्प कर सकता है या फिर इससे कुछ हेल्प मिलेगी? हाँ, मतलब आप देखेंगे तो एक पैटर्न होता है। क्वेश्चन नहीं रिपीट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पहला। दूसरा टॉपिक्स, है ना, वो टॉपिक्स का रिपीटिशन बार बार होता है। तो जो किसी एग्जाम में आया है ना, उनके टॉपिक का रिपीटिशन होता है ना। और जो स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन है वो बिल्कुल मतलब आप जब बार बार वो पेपर को करेंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जब भी मैं वेबिनार का हमेशा एक्सपर्ट से बात करता हूँ, हमारा पुराना बीएमएमसी का डेंटल जेआरशिप का भी जो टेस्ट सीरीज हमने की थी उसमें से 17 सिलेक्शन दिए थे आउट ऑफ 20। तो एक सवाल मैं हमेशा हर एक एक्सपर्ट से करता हूँ कि मैम अगर मैं आपको एक बार टाइम जोन में वापस ले जाऊं कुछ साल पहले या 1-2 साल पहले, और तब आप तैयारी तो कर रहे थे मैम पूरा दिल लगा के, बट अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज उस वक्त अवेलेबल होती जिसमें आपको हर चीज मिलता पुराने पीएस, क्योंकि बच्चे हर जगह ढूंढते हैं पुराने पीएससी के पेपर्स, नीट एमडीएस के रीसेंट पेपर्स, आपको 25 टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो विद सॉल्यूशंस, आपको आंसर्स मिले, फिर आपको फुल सिलेबस टेस्ट हो, एक नेशनल वाइड रैंकिंग हो, जिस टेस्ट सीरीज को 200-300 बच्चे लेके रखे हो और बच्चे मांग रहे हैं और पॉकेट फ्रेंडली हो, ताकि उनके पॉकेट पे भी ज्यादा असर ना पड़े और वो एक कप चाय से भी मतलब ज्यादा महंगा ना पड़े, वो कहीं गए हो और ये टेस्ट सीरीज ले ले और उनको एक मदद हो, और कई सारे एक्सपर्ट आप जैसे जो उनको पूरा अंतिम तक लगे रहे। तो आपको क्या लगता है मैम, आप लेते ऐसे टेस्ट सीरीज को और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करते? हाँ, डॉक्टर मोहित, आपने बहुत मतलब जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए टेस्ट सीरीज की हेल्प क्या होती है, आपको एक प्लान्ड वे में पढ़ाई करने में हेल्प करता है ना। आपको आपका टारगेट सेट है, आप खुद से टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो टेस्ट सीरीज क्यूरेट करी है वो है कि आपका टारगेट सेट हो, है ना, कि आपको हर हफ्ते क्या पढ़ना है। फिर दूसरी ये चीज़ है कि आप अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है ना। तो अगर आपकी टेस्ट रैंकिंग में अगर रैंक कम आती है तो आपको लगता है नहीं, हमें आगे कंपीट करना है, अच्छी हेल्दी कॉम्पिटिशन है, आगे बढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। और अगर आप अच्छे अच्छे रैंक्स में ऊपर की, तो आपको लगता है कि हमें ये सस्टेन करना है। और दूसरा कि टेस्ट सीरीज से आपको अपनी रिटेंशन चेक होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपको एक एग्जाम जैसा प्लेटफॉर्म सिनेरियो दिया जाता है जहां आप अपना रिटेंशन चेक कर रहे हैं कि भाई हमने हफ्ते 10 दिन में, जैसा कि आपके शेड्यूल में बीच बीच में रिवीजन टेस्ट है ना, कई सारे। तो उसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं कि अच्छा अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप एटलीस्ट 2-3 हफ्ते बाद देखें कि आपको कितना याद है। तो आपका बेसिकली पूरा रियलिटी चेक होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल हेल्पफुल है ना। और मुझे भी कुछ ऐसा मिलता तो मैं जरूर ज्वाइन करती, है ना। तो इसलिए मैं मैम इन टेस्ट क्वेश्चंस में आप जानते हो कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन रखने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल। सिलेक्टेड बंदे हैं, हमने टॉप 100 जितने भी एमपीपीएससी सिलेक्टेड बंदे हैं लास्ट ईयर 2022, और आपसे भी मिलके हमने ये टेस्ट, आपने भी मदद किया है। तो मैम इन टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, मुझे लगता है आने वाले वक्त में, जब ये बच्चे वो टेस्ट देंगे और वो खुद भी समझेंगे कि उन्होंने क्या लिया है और कितने कम में लिया है। क्योंकि देखिए मैम हर चीज हम फ्री नहीं कर सकते, बट कुछ वैल्यू देते हैं, तो अगर हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो मैं इन सारे बच्चों से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अपने सबको ये रिकमेंड करें और सबको ये शेयर करें। तो मैम अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हें खुद के भी कुछ डाउट्स पूछने हैं। तो मैं ये माइक डॉक्टर नित्यम और डॉक्टर अंकित को दूंगा, वो बच्चों से एक एक करके पूछेंगे कि जो बच्चे अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं। तो जो बच्चे अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं, हम क्वेश्चन आंसर खोल रहे हैं, आप हाथ खड़ा करें, नीचे साइड में एक ऑप्शन होगा रेज हैंड का, आप उसको दबाएं और उससे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा प्लीज मेक श्योर कि आप अपना सवाल थोड़े छोटे अंतर में पूछे। Please ask your doubts in a very small manner so that all the other participant gets the chance to ask doubts, because this is a very short session for the question answer. Please remember this so that everybody get the chance to ask the doubts. So please Dr. Nityam start asking it, that whoever wants to, and Dr. Rakesh. Thank you so much.
हेलो। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मैम जो अभी 21st फेब को भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं, तो उसके पहले मुझे रजिस्ट्रेशन मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है, तो उसको मुझे एमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको टाइम कितना लगेगा मतलब होने के लिए, वो कन्वर्ट करने के लिए? मतलब मुझे 21st फेब के पहले ही फॉर्म्स के पहले ही करवाना पड़ेगा ना वो प्रोसीजर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 महीने का समय पर्याप्त होता है, उतने उतने में हो जाएगा अगर आप मतलब उसको कराएँगे तो। जहाँ तक है कि एमपी में जब रजिस्ट्रेशन कराएँ तो तत्काल रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा हेस्टेन हो जाएगा, है ना? और अपने यहाँ सुमेर शेखावत जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मुझे जानना था मैम, मिनिमम थ्योरी में कितने मार्क्स लाने जरूरी ताकि मैम इंटरव्यू के लिए हम लोग सिलेक्ट हो जाए जनरल के लिए? मतलब 60 टू 65% के बीच में, 55 से 65 की रेंज में रहेंगे परसेंट में, तो आपका सिलेक्शन होगा। दोनों ओके सब्जेक्ट्स, है ना? पार्ट ए, पार्ट बी। ओके। मैम सेकेंड मैम ये पूछना था मैम कि जैसे मैं एमडीएस के लिए भी, मैं नीट एमडीएस के लिए भी एग्जाम दे रहा हूँ। हुँ, हुँ। अगर ऐसा हुआ कि नीट एमडीएस भी मुझे साथ में करना हो और ये अगर पीएससी में सिलेक्शन अगर हो जाता है तो मैम दोनों साइमल्टेनियसली मतलब हो सकता है ये, या फिर एक चीज ड्रॉप करनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपका जैसे कि नीट एमडीएस में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपका गवर्नमेंट मतलब एग्ज़ाम होता है, मतलब अगर आपने नीट एमडीएस में कहीं एडमिशन ले लिया है और फिर आपका यहाँ पे एमपी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको आप वहाँ एमपी में जाकर एक्सटेंशन लेते हैं, तो आप अपना एक्सटेंशन कंप्लीट करके फिर आके दोबारा अपनी जॉब को रिज्यूम करते हैं। एक ही टाइम में आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते कि आप एमडीएस भी करें और जॉब भी करें, बट आपको यहाँ मतलब गवर्नमेंट जॉब में एक्सटेंशन मिलता है कि आप अपनी पीजी कंप्लीट कर लें और फिर ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। सोनम जैन। सोनम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। माय क्वेश्चन इज कि जो अपने पर्ल्स के एडिशंस होते हैं, लाइक अगर ओल्ड एडिशन है किसी के पास, तो हम अगर उससे पढ़ते हैं तो उसके सिलेबस में कुछ डिफरेंस होता है क्या न्यू एडिशन से? कि ओल्ड एडिशन वर्क करता है अगर 15th हो या 14th हो, तो इट हाँ, वर्क? कोई कोई हाँ, इट वर्क्स है ना, क्योंकि अब जो डेंटल पल्स में आप देखेंगे कि नए एडिशन में क्या होता है कि वो पेपर हर साल के पेपर इंक्लूड करते हैं। पुराना एज इट इज़ वैसा ही है, सिनॉप्सिस वैसा ही वैसा है ना? क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वही है। जो नया एग्ज़ाम हो रहा है 2017 के बाद से, वो सिर्फ वो पेपर ऐड करते जा रहे हैं, है ना? तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डॉक्टर सोनम, ओके मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब टू आवर एक्सपर्ट। ओके डॉक्टर सर। सोनम, हमारे डेंटल एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज में हर चीज आपको अपडेटेड मिलेगी। अगर आपके पास पुराना पल्स है तो पल्स वाले ज्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं, आपको हर चीज अपडेटेड हमारे टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। जो भी रीसेंट पेपर्स हैं वो हर साल के एडिशन में बस पेपर्स ही ऐड करते हैं, तो पेपर्स ऐड आपको करते हैं। नया नया पल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो आपको सब कुछ कवर अप रहेगा, तो आप परेशान ना हो, इसके लिए चिंता ना करें। सॉरी मैम, आपको इंटरप्ट करने के लिए बीच में, सो सॉरी। नहीं, थैंक यू। नहीं, 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 नहीं। आपने And बहुत अच्छे से उनका my डाउट क्लियर किया। हुँ, second question is, कि ma'am there is negative marking in this paper. So हुँ, how हुँ। come we overcome the challenges of facing this? Like कि ma'am बहुत बार ऐसा होता है कि we get into the panic situation while appearing in the examination. So अभी से कैसा हम अपना mind makeup करें कि जब हम एग्जाम में appear हों तो बहुत मिनिमम चांसेस हों कि नेगेटिव मार्किंग साइड पे हम क्वेश्चन टिक करके आएँ, क्योंकि मैम नेगेटिव साइड से ही सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आई जस्ट वांट योर विजन इन दिस कि आप इस चीज़ में कैसे गाइड करेंगे? आप अगर टेस्ट देते हैं तो आप वैसे ही सिनेरियो में बैठते हैं, है ना? मतलब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं और फिर आप अपना रिटेंशन चेक कर रहे हैं। आप टेस्ट देते जाएँ और फिर जब एग्ज़ाम आए तो उसको भी टेस्ट की तरह वो कंसीडर करें कि जैसे मैंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, जैसे हमने 25 टेस्ट दिए हैं, वैसे एग्ज़ाम भी एक टेस्ट है ना? उतने ही फ्री मोड में जैसे अगर आप 25 एग्ज़ाम्स की तैयारी है ना टेस्ट सीरीज़ के थ्रू कर ले रहे हैं, तो आपका 26वां जो एग्ज़ाम है जो कि एक्चुअली एमपीपीएससी द्वारा कंडक्ट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें मतलब पैनिक होने की ज़रूरत है ना? और बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हाँ, जब आप पैनिक करते हैं तो आपका रिज़ल्ट सही नहीं होता है। इसीलिए हम आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप एटलीस्ट वो 25 टाइम्स ऐसे बैठ के एग्ज़ाम दें, है ना? तो आप जब 26वीं बार जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस दिन आप उसके पहले का मेरा वीडियो यही होगा कि जैसे आपने ये 25 टेस्ट दिए हैं, उस इसको भी टेस्ट ही समझें और जाकर अपना बेस्ट दें। Okay, thank you ma'am, thank you for your words वेलकम। and just give me a kind of confidence towards the series. Thank you so नहीं, much. नहीं। जयश्री। जयश्री, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, हम गुड आफ्टरनून। रजिस्ट्रेशन पेपर के बाद करवा सकते हैं? नहीं, ये एडवर्टाइज़मेंट में साफ-साफ लिखा है कि आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे रजिस्टर्ड होना है, तो आप बाद में नहीं करा सकते रजिस्ट्रेशन। अगर बाद में कोई नोटिफ़िकेशन ऐसी आती है तो हम आपको नोटिफ़ाई करेंगे, बट फिलहाल ऐसी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। अच्छा, जैसे क्या होता है कि कई बच्चे फॉर्म फिल के लिए तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो वापस से वो हाँ, अपने हाँ, हाँ। स्टेट में वापस अपना ट्रांसफर करा ले और एग्जाम दे दे ये एमपी वाला, ऐसा हो सकता है क्या? फिर जब वो सेलेक्ट हो जाए फिर वापस से वो ट्रांसफर करा ले, तो ऐसा पॉसिबल है क्या एक दो बार?
हाँ, मतलब जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं 3 बार इंटरव्यू के लिए गई हूँ, है ना? तो जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो आपको टाइम देते हैं, एक एफिडेविट साइन वहाँ करवाते हैं कि हम विदिन इतने डेज़ अपना वो सबमिट करेंगे, है ना? तो वो टाइम फ्रेम ज़रूर मिलता है। और दूसरा है कि अगर आपका जैसे कि मान लीजिए आपको अगर ये प्रोसेस मतलब लग रहा हो कि क्या करें, कैसे, तो जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है, मतलब जब आपका रिजल्ट आता है, आपका नाम आ जाता है, तो आप फिर उस टाइम पे ये हेस्टेन कर सकते हैं कि चलो अब रजिस्टर करा लेते हैं, है ना? और फिर हम इंटरव्यू के टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन फिर से रहेगा। लेकिन जितनी बार भी मैं एग्जाम देने गई हूँ, हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो आस्क्ड होते हैं, अगर वो नहीं होते तो वो हमें पीएससी एक टाइम फ्रेम देता है कि विद इन दीज डेज आप वो सबमिट कर दें। मैम इसी से एक चीज और बच्चे पूछ रहे हैं कि लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए क्या हमको जीके के, लाइक जीके के लेक्चर्स अटेंड करें, यूट्यूब प्लेलिस्ट देखें, क्या करना चाहिए हमें? मैं पर्सनली अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछना चाहेंगे, तो मैं तो कोई भी लेक्चर के लिए वो नहीं करती इस समय, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। अगर ये एग्जाम 1 साल बाद या 1.5 साल बाद होता, तो मैं कहती कि आप एक कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कोई भी लेक्चर ज्वाइन कर ले या कुछ भी ज्वाइन कर ले, है ना? इस समय अगर कुछ भी बेनिफिशियल है तो वो है बस सिर्फ टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक फोकस शेड्यूल में बांधती है और आपके रिटेंशन को चेक करती है ना? और आपको थ्रू आउट द एग्जाम, है ना, फोकस रखती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता सर कि कोई भी चीज मतलब कोई भी क्लासेस इस समय बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि आप खुद सोचे, अगर किसी के पास 6 से 8 घंटे का टाइम है, उसमें वो 5 घंटे 6 घंटे अगर लेक्चर देख रहा है ना, डेंटल के लेक्चर्स हैं, एमपी के लेक्चर्स हैं, तो वो खुद कब पढ़ेगा? एग्जाम वही सिर्फ और मैम, सिर्फ आपके रिविजन से आप पास करेंगे, है ना? किसी और चीज से हम भी आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं हर चीज में कि आप खुद पढ़ें, उसको रिवाइज करें, है ना, और फिर एग्जाम पास करें। ठीक है, तो आपको खुद पढ़ना है। बिल्कुल मैम, मेरा खुद का भी यही है और मैंने मतलब प्रैक्टिकली यही देखा है कि मतलब सेल्फ स्टडीज का कोई वो अल्टरनेटिव नहीं है, और इसीलिए शायद रिवीजन का भी बोलते हैं रीविजन, मतलब रीविजन, मतलब बार बार जितनी बार आप उसको विजन के थ्रू दोहराएंगे उतना याद रहेगा आपको। तो आई और मैं ऑल्सो एक सर बिलीव एक इन बात दैट। आपको ये ऐड करना चाहूंगी कि आप जितनी बार पल्स को रिवाइज करेंगे, है ना, आपको हर बार लगेगा कि कुछ छूट गया था पिछली बार, वो आपके पास कन्विक्शन नहीं है। मैं आपको बार बार ये कन्विक्ट करना चाहूंगी कि आप पल्स को पढ़ें, है ना, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट दें, है ना, और इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस प्रोसेस पे बिलीव करें, आप जितनी जल्दी इस प्रोसेस पे बिलीव करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने एग्जाम कई बार दिया है ना, हर बार वही सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है और उससे फाइनली मैं एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुई, है ना। तो इसलिए आप इस प्रोसेस को बिलीव कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस को बिलीव करेंगे, तो अल्टीमेटली आप भी मेरी तरह एक दिन किसी अच्छी जगह ऐसे ही लोगों को गाइड करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन। डॉक्टर वेद, डॉक्टर वेद रोहिल, आप बोल सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा था सर, ये 50% आरक्षण दिया है संविदा कर्मचारियों को, सर सीटें तो फिर आधी चली गई हैं सर उसमें। वेद जी, नहीं एक्चुअली जब अनऑफिशियल डेटा आप एमपी का पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इतने हैं ही नहीं, और प्लस उनको भी 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई, और अगर वो क्वालिफाई नहीं होते और उतने बच्चे नहीं होते तो वो सीटें वापस आपके उसमें चली जाएंगी, नेक्स्ट रिपीट नहीं होंगी, आप ही लोग भरेंगे उसको जिन्होंने वो इस साल एकदम फॉर्म वो भरा है। सीट्स, हाँ एकदम सही कह रहे हैं आपके सर, वो सीट्स जी सर, आपके लिए खुल जाएंगी, सारी की सारी सीट्स एसटी एससी खाली और नहीं रह ओबीसी और जाएगी। जनरल को। खाली नहीं रहेंगी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, है ना, मतलब जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हर आदमी यहाँ जो ये देख रहा है ना, या जो ये सेशन अटेंड कर रहा है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, है ना, वो मतलब सिर्फ एक सीट, चाहे वो अगर 10 सीट है, चाहे 20 सीट है, 193 है, 395 है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी जॉब के लिए बस एक सीट चाहिए। तो जब तक आपको वो कन्विक्शन नहीं होगा कि मैं वो एक सीट उठा लूंगा या मुझे एक वो सीट चाहिए, तब तक आप हमेशा इससे कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये सब इन सब चीजों पर ध्यान ना दें कि कितने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, उसका डेटा निकालें या क्या, मतलब सर जितनी पॉजिटिविटी से आप एग्जाम को कंसिडर करेंगे, है ना, एग्जाम भी आपको उतनी पॉजिटिविटी देगा, है ना। जब आप इतना पॉजिटिव नहीं है ना, तो आपके लिए, किसी के लिए भी ये मुश्किल है। जितना आप अच्छा सोचते हैं, है ना, उतना अच्छा आपके साथ होता है। इसलिए आप ये सोचें, हर दिन ये सोचें कि मुझे एक सीट चाहिए और किसी भी तरह चाहिए, है ना। उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए हम वो करेंगे, है ना। एट द एंड ऑफ डे आपको सेटिस्फाइड होना है कि आपने जस्टिस किया है कि नहीं इस एग्जाम के साथ। जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपने जस्टिस किया है, मैं ये मतलब श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको वो सीट मिल जाएगी। जब तक आपको नहीं लगेगा कि आपने वो जस्टिस किया है, तो फिर आप वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप इस कन्विक्शन पे रहें कि हमें एक सीट चाहिए। अब वो बाकी सीट किसके लिए भी है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर अनीशा फातिमा, अपना क्वेश्चन पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस, हेलो मैम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जीके का प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है, तो कितना कैसे कहाँ से पढ़ें, क्योंकि उसमें भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एज अ जनरल 40% से कुछ ज़्यादा ही होगा नंबर। बिल्कुल। आप जीके के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रेफर करें, है ना। जैसे कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो परीक्षा धाम या पुणेकर। दूसरी आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप स्नेहिल त्रिपाठी मैम की बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम जो टेस्ट सीरीज सर लोगों ने लॉन्च करी, उसमें वो खुद सारे नोट्स एमपी जीके के प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्यूमुलेटिव जो नीड है एग्जाम की, वो वहाँ पे वो प्रोवाइड कराएंगे, है ना। सारे जीके से रिलेटेड जितने भी मटेरियल वो खुद वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब किया है ताकि आपको एमपी जीके के लिए कहीं बहुत ज्यादा भटकना ना पड़े। इसके साथ आप थ्योरी पोर्शन को पढ़ें और एमसीक्यूज लगाते जाएं, है ना। ये बहुत मतलब इसमें इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेरी सिंपल। इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, है ना।
Yes, ma'am. पूरे टाइम आपके साथ नहीं रहे वो अगर कुछ भी इनसफिशिएंट लगेगा तो हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, बट टेस्ट सीरीज में जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपको एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, और 40% निकालने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट होगा। 50-60% तो आप आराम से टेस्ट सीरीज की मटेरियल को पढ़ के निकाल सकते हैं, बट फिर भी हम आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे कि क्या कहाँ जरूरी है, कहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am. डॉक्टर अंकित सर से यहाँ मुझे भी आ रहा है। डॉक्टर अंकित सर, आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। हाँ, जैसे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पीएससी एग्जाम और भी एग्जाम डेंटल सर्जन के अलावा कंडक्ट करवाता है, तो वहाँ भी वो जीके पूछता है, तो क्या आपने अपनी टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो अदर एमपीपीएससी जो जीके के क्वेश्चन पूछता है? करेंगे क्या आप? मतलब एमपी के अंदर बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जैसे हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर के होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं एमपी के अंदर जिनके लिए पेपर्स, तो उनके सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वही रिपीट करते हैं ये लोग। आपको हम लास्ट के 23 और 24 में जो पेपर्स हुए हैं वो भी प्रोवाइड करा देंगे, उस एग्जैक्टली सेम आप देखना पैटर्न, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा होता है। ओके, इट मींस तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा, नहीं सही बात है, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग-अलग पेपर से जीके का निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंपाइलेशन है पूरी। थैंक यू बस मेरा यही डॉक्टर नित्यम जी, आपका जो थोड़ा प्रश्न है वो बहुत अच्छा है, बट हमारी टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर की है, आप इसके लिए परेशान ना हो। जी। तो डॉक्टर अंकित जो है हमारे जीके के ही एक्सपर्ट हैं, और हमने उनको पार्ट इसीलिए बनाया है, उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है जो जीके के बारे में इतने अच्छे से बता सके और इसमें बता सके, और उन्होंने ही हमें बताया है कि एमपी का जीके एमपी पे ज्यादा फोकस रहे, क्योंकि देखिए जीके तो एक ऐसा समुद्र है कि आप जहां कूदे लगाएंगे वहां आपको ज्ञान का कमी भंडार लगेगा, तो ज्ञान वही अच्छा है जो आपको एग्जाम क्रैक कराए। तो ये अंकित जी के वर्ड्स थे। जब मैंने खुद का यही मानना है कि प्रिपरेशन टारगेटेड होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान लेने का टाइम बहुत मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन अभी सिलेक्शन ले लेने वो ज्यादा जरूरी है। करेक्ट, ठीक है। और सोर्सेज को जितना मिनिमल रखेंगे, है ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर जैसे पल्स के साथ आप अगर 10 किताबें लगाने लगेंगे तो आप कितनी भी किताब लगा लीजिए, मैं आपको ये कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है कि अगर 100 बच्चे तो उसमें 1-2 का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो 95 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही किताब को कई बार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये मतलब अगर एक ही किताब को 5 से 8 बार आपने पढ़ लिया, अगर आपने 8 बार डेंटल पल्स पढ़ ली है ना, और ढंग से पढ़ी है ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, सिनॉप्सिस भी पढ़ना है, आपने अगर इसको ढंग से पढ़ लिया है तो आप आराम से, है ना, या तो जीके का पोर्शन भी जीके की बुक और नोट से कवर हो जाता है ना। रिवीजन करें जितना रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैंने खुद आज तक एक भी ऐसा सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं देखा है जिसने डेंटल पल्स नहीं पढ़ी हो। डेंटल पल्स इज सोल एंड होल फॉर डेंटल। ओके, कुछ बच्चे और प्रश्न करना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, लाइक 2 मंथ्स बाद में मेरा नीट का पेपर होगा, तो मैं अपनी कैसे मतलब स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि जीके की मैंने बुक ऑर्डर कर ली है, तो मैं उसको मतलब कैसे पढूँ, लाइक कितने आवर्स में उसको जीके के दूँ कि मेरा नीट ना सफर करे बीच में? एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको, मतलब 2 आवर्स एटलीस्ट आप निकालें पर डे, है ना, उतना सफिशिएंट होगा। 2 to 3 जैसे 1 वीक में एक टेस्ट है तो मैं उसी की प्रिपरेशन करूँ बस 2 आवर्स लगा के एक दिन का। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी आपका एग्जाम देखिए फॉर्म फिलिंग ही है मार्च तक, और अगर रीशेड्यूल होता है एग्जाम, जो कि आपका रीशेड्यूल होगा, तो आप 1 आवर्स अभी रखिए जीके के लिए, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम फोकस अपने नीट एमबीएस पे करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एमपीपीएससी का फॉर्म भरने में भी एक बहुत बड़ा टाइम जाएगा, तो थोड़ा सा आप कंजर्व करिए, फिर उसके बाद से आपको 4-5 महीना रहेगा तो आप अपना एक्सेल कर दीजिएगा। एंड अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग टू। ओके। डॉक्टर नेहा मैम, प्लीज आंसर। ये तो हाँ, मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहूंगी कि देखिए, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई बहुत करी है ना, तो जब आप पेपर देखते हैं ना, तो आपको पेपर का पता चलता है कि पेपर मॉडरेट है, पेपर इजी है ना। जैसे मैं यूपी का एग्जाम देने गई थी, है ना, तो पेपर मॉडरेट था। बहुत लोगों ने कहा पेपर इजी है, बहुत लोगों ने कहा पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि मैंने इतना पढ़ा था तो मुझे पता था पेपर मॉडरेट है, और मुझे पता है 60-70% आप अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आप एग्जाम में आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। और नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे तो जो क्वेश्चन आपको आते नहीं, वो करने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। अब आपको मान लो अगर आपको 50 क्वेश्चन ही आ ही रहे हैं, तो आपको अब बाकी नहीं आ रहे, तो आप उनको करके भी क्या, वो तो आपके जो आ रहे थे उसमें से ही मार्क्स कट जाएंगे आपके, है ना। तो एटलीस्ट 60% क्वेश्चन है ना, मतलब जो आप अगर पुराना डेटा जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था, तो जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था उनका जो आप परसेंटेज डेंटल या पूरा एग्रीगेट देखेंगे तो 55 से 65% के बीच में है ना। तो जो टोटल मार्क्स है 55-65% के बीच में मार्क्स जिनके थे वो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मतलब मेजरली। तो आप मतलब एटलीस्ट अगर आपके 100 में से 60 क्वेश्चन सही हैं और आपको लग रहा है बाकी 40 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हैं, तो आप मतलब उनको ना करें, है ना, क्योंकि अगर आपने पल्स अच्छे से पढ़ी है तो आप पेपर के लेवल को चेक कर सकते हैं ना। मतलब जब मैं यूपी का एग्जाम देकर आई थी, मैं मतलब आपको पर्सनली ये बताना चाहूंगी, तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि पेपर कैसे हुआ, तो मेरा एकदम यही आंसर था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मैं अपना पेपर आंसर जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जब मेरा रिजल्ट में नाम होगा उसके बाद मिलाऊंगी। तो क्या होता है, जब आपने किसी बुक को इतने अच्छे से पढ़ा है ना कि आप पेपर को देख के समझ सकते हैं। आप ये जो पेपर डेंटल का अभी देख रहे हैं आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये पेपर इतना ईजी नहीं था। मुझे लोगों ने कहा कि मैम ये तो पेपर बहुत ईजी था, अगर पेपर इतना ईजी होता तो एटलीस्ट 6 टाइम बच्चे क्वालिफाई जरूर करते। हाँ, सीरियसली मैम, ट्रू, बिकॉज जब मैंने भी एग्जाम दिया था तो आई वाज लाइक एग्जाम सेंटर से निकलते ही कि काफी इजी था, आराम से हो जाएगा, बट वो ये
वाली चीज जो नेगेटिव मार्किंग है ना, कि क्वेश्चन लगता है कि मतलब अगर पल से पढ़ा है कि हाँ ये आता है, और वो इतने क्लोज आंसर्स एंड ऑप्शंस होते हैं कि हम उसमें मार्क खा जाते हैं, एंड वी वर लाइक कि हाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, और एंड उसी एक्चुअली क्वेश्चन में रिवीजन की नेगेटिव हो जाता है। बेसिकली रिवीजन की कमी होती है ना, जब आप एन नंबर ऑफ टाइम एटलीस्ट 3-4 टाइम रिवाइज करते हैं ना, मतलब आप क्या होता है कि किसी का रिटेंशन उसके रिवीजन से चेक होता है। आप कुछ कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं जो 2-3 बार रिवाइज करने के बाद उनका रिटेंशन अच्छा होता है, कुछ बच्चे बहुत लेबोरियस होते हैं तो उनको 7-8 टाइम्स रिवीजन चाहिए, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड 3 to 4 रिवीजन एटलीस्ट चाहिए। और मैंने तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिवीजन कराया था। 5 टाइम तो मैंने अपने पेज पर लिख कर रिवीजन किया है, मतलब मैंने वो पेज फेंक दिया है, वरना मैं आपको वो पेज अपना शेड्यूल भी दिखाती कि ये मतलब दिखा देती कि देखो मैंने इतने दिन और इतने डेट पे रिवीजन किया है। मैं क्योंकि मैं हर रिवीजन का डेट अपने चैप्टर के सामने लिखती थी कि मैंने किस किस डेट को रिवाइज किया है। मैम तो ये पॉसिबल कैसे होता है, लाइक हम एक बार डेंटल पल्स पूरी पढ़ ले अगर तीनों वॉल्यूम, एंड देन मतलब तीनों वॉल्यूम ही फिनिश करने में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 to 2 months लग जाएंगे, एंड देन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हम उसको 5 टाइम रिवाइज करें, देन हाउ कैन बी पॉसिबल? हाँ, इट इज वेरी मच पॉसिबल है ना। आई हैव डन इट एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। क्या कहते हैं कि पहले तो आपको मेडिकल सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने ही नहीं है ना, तो वो सारे सब्जेक्ट कट हो गए है ना, सिर्फ डेंटल के सब्जेक्ट बचे है ना, सिर्फ डेंटल के सब्जेक्ट को आपको मतलब ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा रिवाइज करना है। अब आपने जो आज पढ़ा है वो कल रिवाइज करना है, तो 2 रिवीजन तो ऐसे 2 बार हो गया ऐसे ही है ना। फिर वो मुझे हर हाल में 7th डे पे मुझे रिवाइज 7th 8th 9th डे पे मैं रिवाइज ही करती थी, मैं पढ़ती ही नहीं थी, क्योंकि जो मुझे याद ही नहीं आगे तो मेरे पढ़ने कोई फायदा ही नहीं है ना। जब मैं एग्जाम में वो क्वेश्चन कर ही नहीं पा रही तो मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं है ना। तो मैं उसको मेक श्योर करती थी कि मैं पहले रिवाइज करूँ है ना। तो पहले 2 बार मैं एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ती थी है ना, उसके बाद फिर तीसरी बार जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क कर लिए हैं या जो क्वेश्चन मुझसे 2 बार 3 बार सही हो गए तो फिर मैं उनको नहीं करती थी। और मैं और बेसिकली मैं अपने हर खाली टाइम को यूटिलाइज करती थी रिवीजन के लिए। अब जैसे मैं मैरिड थी है ना, तो कुछ भी कर रही हूँ तो रिवाइज मतलब क्वेश्चन देख रही हूँ, मतलब तो मतलब मैं अपने टाइम को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती थी और बहुत फोकस्ड थी एग्जाम के लिए ना। तो इट इज वेरी मच 3-4 रिवीजन तो मतलब 3-4 बार तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, नो डाउट। एंड मैम रिवीजन यू मीन डॉक्टर ओनली द क्वेश्चन थिंग और द नो सिनॉप्सिस टू? नो नो, रिवीजन मीन्स द क्वेश्चन एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रितु शर्मा प्लीज अनम्यूट करें, आस्क क्वेश्चन। डॉक्टर रितु ओके ओके शायद है नहीं। डॉक्टर अजीत मैम जीएस पार्ट में और दोनों पार्ट में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? नहीं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं? पीएससी एग्जाम जो आज तक अभी तक हुए उनमें कहीं भी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जीके में तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ठीक है मैम। आप पीएससी के पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। मैम आपने वो बताई थी करंट अफेयर्स के लिए जो एग्जाम कुछ टाइम पहले आपने बताया था, वो बुक्स में से इंपॉर्टेंस पढ़ने का, वो बुक्स का नाम क्या है मैम? नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर रितु। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इंटर्नशिप हो गई है, और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है जिनको भी मैं जानती हूँ, तो कंफ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन हम एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में एक टाइम पे रख सकते हैं या नहीं, और अगर मैंने कहीं और रजिस्ट्रेशन करवा ली तो जिस स्टेट से मैंने ग्रेजुएशन किया उसकी कैंसिल तो नहीं हो जाती? इसका आंसर आई थिंक सो डॉक्टर अंकित सर दे पाएंगे अच्छे से। अंकित सर पूछना ये कि क्या एक स्टेट से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है या फिर नहीं? नहीं पॉसिबल है। नहीं, देखिए डीसीआई ने स्पेशली मैंडेट किया है एक टाइम पर एक ही स्टेट का रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। तो अगर आप एक साइड का स्टेट से दूसरे स्टेट पे आते हैं, इसीलिए आपको एनओसी लेना पड़ता है, और फिर वापस अगर आपको उस स्टेट में आना है तो जो प्रीवियस स्टेट है उससे एनओसी लेके फिर डीसीआई में जाके फिर आप अपने स्टेट पे वापस री रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं बिहार से हूँ, मैंने कर्नाटक से किया अपना ग्रेजुएशन, और तो अभी तो मैं एमपी का ले लूंगी, सिंस उसका फॉर्म आने वाला है और एग्जाम आने वाला है, तो मैं एमपी के लिए एनओसी लेके रजिस्टर कर लूंगी। बट इन केस अगर बिहार की आ जाती है सेम टाइम पे फॉर्म एंड ऑल, तो फिर मैं क्या करूंगी? देखिए चांसेस ये हैं कि बिहार में रजिस्ट्रेशन ना मांगे, जैसा कह रहे हैं लोग, चांसेस ये हैं। और एक बार आप फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दे देंगे, फिर आप कन्वर्ट कर लीजिए उसमें, बिहार में बिहार का एग्जाम दे दीजिए, जिसका रिजल्ट आ जाए फिर वापस आ जाइए उसमें। अच्छा, तो मतलब अगर मैं एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू वगैरह दे दी, तो एमपी के रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी ऑन पेपर? आपको ज्वाइनिंग से पहले जरूरत पड़ेगी। तो तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा। नहीं मतलब जब आप ज्वाइनिंग के लिए भी जाते हैं तो अगर आपका उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो आपको कुछ टाइम देते हैं, 15 डेज 45 डेज आई गेस देते हैं। 45 डेज, हाँ 45 डेज मिलते हैं, तब आप रजिस्टर करके फिर आप वो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी कि ये क्वालिफिकेशन आपने बोला जनरल जीके एंड करंट अफेयर्स का 40% अलग से होना चाहिए और डेंटल का अलग से होना चाहिए। कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स के? 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके से और 100 क्वेश्चंस होते हैं डेंटल और मेडिकल से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रचना जैन। हेलो, गुड इवनिंग मैम सर। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, एक्चुअली आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन करंटली, सो विल आई बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम और नॉट? बिल्कुल एलिजिबल हैं आप एग्जाम लिखने के लिए।
अगर आप रजिस्ट्रेशन है, एमपी में रजिस्टर्ड है तो आप लिख रजिस्ट्रेशन सकते एंड हैं। डोमिसाइल तो है, बट पीजी चल रहा है अभी, तो कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको अगर मतलब वो अगर उस टाइम पे आप या तो एक्सटेंशन के लिए मतलब वो कर सकते हैं कि मुझे एक्सटेंशन के लिए वो चाहिए, है ना? आप ये पूरा एफिडेविट बनता है वो सबमिट कर देते हैं और एमपी में तो अलाउ भी करते हैं, है ना? और फिर इन केस नहीं अलाउ करते हैं तो आप उस समय डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपको मतलब और बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आपको टाइम मिल जाता है। आप अभी किस ईयर में हैं? सेकंड ईयर में, मतलब 1.5 ईयर हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो जब तक एग्जाम कंप्लीट होगा तब तक ये ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा निकल ही जाएगा। इंटरव्यू और ये सब करते-करते 1 डेढ़ साल हो ही जाता है। मैम एक और क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली लास्ट टाइम एग्जाम में जीके में मेरा थोड़ा सा वीक रह गया था। डेंटल वाला वाज क्वाइट वेरी गुड, मतलब मेरा अच्छा हो गया था क्लियर, बट जीके वीक रह गई थी, तो उसके लिए क्या अभी थोड़ा अलग से? जीके के लिए तो वैसे जैसे सर लोग ने बताया कि वो नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं ऐप पे और उसके साथ आप एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लें। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो परीक्षा धाम ले लें और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो स्नेहिल त्रिपाठी मैम की बुक ले लें और बस इतना ही सफिशिएंट है। ओके ओके, हाँ, क्योंकि उसमें शायद नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा मुझे लगा कि अटेम्प्ट ज्यादा करने हाँ, की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर एसवीबी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। गुड इवनिंग मैम गुड एंड इवनिंग। सर। हाँ मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था कि मैंने जो मेरा एमडीएस है वो महाराष्ट्र से किया है और मतलब फॉर्म फिलिंग के पहले ही मुझे रजिस्ट्रेशन जो हमारा एनओसी लेके कराना पड़ेगा कि फॉर्म मतलब इंटरव्यू तक वो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं? एज पर द नोटिफिकेशन आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, सो मुझे फिजिकली वहाँ पे आके एमपी में आके जो रजिस्टर कराना है पड़ेगा उसको? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है फिर जब ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया तो आपको एक बार फिजिकल अपीयरेंस वहाँ पे देनी पड़ती है। वो कुछ सिग्नेचर वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए आपको एक बार फिजिकली जाना पड़ेगा। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर अमन सोनी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मेडिकल और डेंटल का जो आपने सब्जेक्ट है उसमें कंसीडर कर रखा था, तो सॉरी लेकिन जो हमारा फर्स्ट यूनिट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो पूरा मेडिकल ही है। मतलब अपने हाँ, को जैसे कि आप चूंकि और मतलब लास्ट ईयर जब मैंने डेंटल एमपीपीएससी का एग्जाम दिया था डेंटल का, तो मेरे जीके गुड था, 50 में और 44 क्वेश्चन में सही थे। और बट डेंटल का थोड़ा सा इस मेडिकल और उसके चक्कर में उतना गाइड नहीं था, उस चक्कर में गलत थे। तो क्या मैम अगर अपन मेडिकल को ऐसे ड्रॉप करना बट फिर भी डेंटल पे ज्यादा वेटेज जैसे आपने भी बोला तो उसको देंगे, तो फर्स्ट यूनिट पूरा का पूरा मेडिकल ही है, बाकी और सारी में? हाँ। सिर्फ फर्स्ट यूनिट ही मेडिकल है ना? तो आप जैसे कि पीएससी एग्जाम्स कराता है तो उसका एक मतलब जो उनका पैटर्न है मतलब उस हिसाब से उससे 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 80 क्वेश्चन तो आप अगर एग्जैजरेट भी कर ले तो 20 क्वेश्चन है ना, बाकी 80 क्वेश्चन तो डेंटल से ही आएंगे, है ना? तो आपका अगर डेंटल पोर्शन मजबूत होगा तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर ले। जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है वो अपने डेंटल पोर्शन की वजह से क्वालिफाई किया है, किसी ने मेडिकल पोर्शन की वजह से एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं किया है। एक्चुअली आप थोड़ा सा वीक था उस चक्कर में। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था, कितने नंबर सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई के लिए चाहिए एक्चुअल में? अगर जैसे अपन मैं ओबीसी में हूँ तो ओबीसी या फिर जनरली अगर पूछूं तो कितने नंबर सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है? मेरिट लिस्ट में आने के लिए मिनिमम लास्ट ईयर तो 30%, हाँ 30% ही था। जितने बच्चे ओबीसी की लिस्ट में थे ऑलमोस्ट सारे ही सिलेक्टेड थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि जितने सीट्स थी उससे ज्यादा बच्चों ने मतलब क्वालिफाई नहीं किया था, तो ऑलमोस्ट। बट आप एवरेज मतलब अगर मतलब ये थॉट प्रोसेस को ना रखें, एटलीस्ट आप 60-70% माने कि मेरे को मतलब 100 में से वहाँ 60-70 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और 50 में से कम 35 क्वेश्चन है ना, तो एटलीस्ट इतना टारगेट अगर 70 का टारगेट रखेंगे तब आप जाके 60 पे लैंड करेंगे। 80 का टारगेट रखने के बाद मतलब मेरा 90 का टारगेट था तब जाके मैं 60-65 पे लैंड करी, है ना? तो एटलीस्ट यस मैम बिल्कुल। अच्छा मैम, लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है हमारा वेबिनार का और टाइम निकल रहा है, तो लास्ट ऐसा है क्वेश्चन कि था। मैम अच्छा जैसे पूछिए कि पूछिए एक लास्ट क्वेश्चन सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन। मैम ने बोला कि अभी जीके ठीक है लेकिन जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो लास्ट टाइम पे जब जैसे कि लास्ट 1 मंथ या फिर 1-2 वीक भी बचा तो वार्षिक घटना चक्र लेने से ही काम हो जाएगा, तो क्या उसके लिए वो मोर देन इनफ है मतलब वार्षिक घटना चक्र लास्ट के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी करंट अफेयर बहुत ज्यादा वास्ट है? नहीं, देखिए जैसे आपने एमपीजी के अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो आप अभी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसने एमपीजी के पढ़ा ही नहीं है तो वो अभी फिर क्योंकि 40 क्वेश्चन तो एमपीजी के से आने हैं, है ना? सिर्फ 10 भी नहीं आएंगे, है ना? सिर्फ 5 to 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने हैं। तो जो बच्चा जिसने एमपीजी के पढ़ा ही नहीं है वो 5 to 8 मार्क्स के लिए अगर दौड़ेगा तो उसके तो 40 और 42 मार्क्स वैसे ही छूट जाएंगे। मैम आपको यहाँ पे कट करना चाहूंगा क्योंकि जो हमारा लिंक है उसका थैंक यू डॉक्टर अमन सोनी। मैम यहाँ पे थोड़ा सा कट करना चाहूंगा, वेबिनार का जो लिंक है वो खत्म होने वाला है, जो हमने टाइम शेड्यूल था। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और मैं सबसे ये आई विल रियली वांटेड टू थैंक टू एवरी स्टूडेंट दैट हैज जॉइंड this discussion session and hope this was really fruitful for everybody and everybody got their question answered. And those who were not able to join and those who were not able to ask the question can ask us in the DM also. We will just post this links over the channels. And please, this is the test series that we have created and more than many students have enrolled. And please, if you are your friends are asking for the test series recommendation, please recommend our test series, because this is the one of the pocket friendly test series. It will not only give you the precise notes, it will not only give you the 25 tests, full syllabus test, subject wise test, and not only that, you will get a
national wise ranking. That is the most important because you will know at what particular stand आप कहाँ पे stand कर रहे हो तैयारी में, और उसके बिना ये टेस्ट सीरीज उसके बिना आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। तो ये चीज है, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और जिसको भी ये ज्वाइन करना है या फिर ये टेस्ट सीरीज लेना है वो आके हमें हमारे साथ ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबको रिकमेंड करें, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि माउथ टू माउथ आप सबको बताएं कि, और ये सेशन बहुत अच्छा रहा है सबके लिए। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर नितिन कुछ कहना चाहेंगे? एक बात और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर सभी ऐसे एस्पिरेंट से कि ऐसे लाइव वेबिनार्स होते रहेंगे आगे आपके पूरी ओवर द जर्नी। हम ऐसे सेशंस मैम के संग कराते रहेंगे और मैम आपको पूरी जर्नी में गाइड करती रहेंगी, और आपके टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैम ही फ्रेम करेंगी, और एक अच्छा आपको क्वेश्चंस हम लोग दे पाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर नितिन को आप जानते ही हैं, और डॉक्टर अंकित को भी जानते हैं, और डॉक्टर नेहा मैम से आपको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहित दिस साइड, एंड वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। प्लीज रिकमेंड दिस टेस्ट सीरीज टू ऑल बिकॉज दिस वी हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस एवरीथिंग, एंड वी रियली वांट दैट इट शुड रीच टू द मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मैक्स ऑफ द पीपल। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अंकित आप कुछ कहना चाहेंगे, और डॉक्टर नितिन, तो प्लीज कंक्लूड दिस बिफोर वी हैंड। ये अब हमने मैक्सिमम लोगों के सवाल ले लिए हैं और सबका जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद। और हम और भी वेबिनार्स लेके आते रहेंगे, आपके मेंटर डॉक्टर नेहा गुप्ता और आपके डॉक्टर अंकित और डॉक्टर नित्यम और डॉक्टर आपका होस्ट एंड दोस्त 1 of 1 डॉक्टर मोहित। और मैं आपसे ये बस कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस, एंड आपको ये टेस्ट सीरीज हमने बहुत मेहनत करके सबको दी है। नेशनल वाइड रैंकिंग रहेगी, हर चीज रहेगा, पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज है, तो आप जितने लोगों को जोड़ सके इस टेस्ट सीरीज से जोड़े, इससे आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा, क्योंकि हम चाहते हैं सब कोई एक रूफ के नीचे रहे, इसलिए हमने इसे बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं रखा है। तो सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर नित्यम जो बहुत अच्छे इंसान है, आप कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे बिफोर वी एंड इट? थैंक यू डॉक्टर मोहित सर, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स ऑलरेडी बोल दिया है, कुछ कहने को है नहीं, बट मैं बस ये बोलना चाहूंगा ओवर द जर्नी आपके संग डॉक्टर नेहा मैम रहेंगी और ये लाइव वेबिनार्स ऐसे होते रहेंगे, ठीक है? बस इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। अच्छा डॉक्टर अंकित, आप लास्ट वर्ड्स बिफोर जाने से पहले? कुछ नहीं सर, बस मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। और डॉक्टर नेहा आपका, जो हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सारे एक्सपर्ट्स हैं? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अपने हर मिनट को यूटिलाइज करें। आप सोते उठते जागते हर समय याद रखें कि मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे उस एग्जाम में एक सीट चाहिए, है ना? बाकी सीट किसी को भी मिले, मुझे एक सीट चाहिए। हर दिन, हर सुबह, हर आपके मतलब जितना टाइम है उसको बहुत फोकस होकर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें और बहुत फोकस्ड रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट वर्ड। और अब मेरा एक लास्ट वर्ड, हमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से और हमारे टेस्ट सीरीज से चाहिए, तो सबको मन लगा के पढ़े, और हम पूरी मेहनत हम भी करेंगे, आप भी करें, और हम सबको इस टेस्ट सीरीज में पूरी जी जान झोंक देंगे, सबको बहुत मेहनत कराएंगे और हम भी मेहनत करेंगे। तो हम अब जीतेंगे तो जीतेंगे, चाहे वो 1 सीट हो चाहे वो 100 सीट हो। सारी सीटें डेंटल एक्सपर्ट्स की होनी चाहिए, जैसे बीएमसी में हुआ था। इस बार भी सिर्फ डेंटल एक्सपर्ट्स ही नाम हर जगह नाम आना चाहिए। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा खैर सबका जुड़ने के लिए। लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच।